नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एल विक्टोरिया गौरी के अपॉइंटमेंट को लेकर। हम सब जान ही रहे हैं कि केंद्र और कॉलेजियम के बीच में क्या चल रहा है। केंद्र चाहता है कि कॉलेजियम की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था न्यूट्रल हो और न्यूट्रल के साथ साथ वो व्यवस्था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हो, ना कि एज पर कॉलेजियम हो, क्योंकि केंद्र का मानना ये है कि कॉलेजियम नाम की कोई व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा करी गई है व्यवस्था, उस व्यवस्था का अप्रूवल होना चाहिए था, क्योंकि वो आर्टिकल 145 की व्यवस्था अगर है तो अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो आर्टिकल 142 का ऑर्डर कर दिया, जो कि अपने आप इम्प्लीमेंटेशन में आता है। यानी कि मैं जिस बात पर चर्चा करना चाहता हूँ वो सिर्फ इतनी सी है कि जो विषय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूवल के बाद अपने कोर्ट को रेगुलेट करने का हो सकता है, वो चीज़ उन्होंने आर्टिकल 142 जो कि अपने आप इम्प्लीमेंट होता है ऐसा ऑर्डर करके कर लिया। खैर, व्यवस्था चल ही रही थी, क्योंकि 1989 के बाद केंद्र में कोई ऐसी सरकार नहीं बैठी जिसके पास फुल फ्लैश बहुमत होता। नतीजा ये निकला कि 1993 में पहला ऑर्डर हुआ और फिर उसके बाद लगातार ऑर्डर होते चले गए और केंद्र में कोई ऐसी उस समय भी सरकार नहीं रही जो कि ये कहती कि नहीं साहब ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सरकार ऐसा कहे, कोर्ट में मामले सबके आ ही रहे थे और बात बात में कोर्ट में जा ही रहे थे, तो फिर कोर्ट को कोई नाराज़ करना नहीं चाहता था। इसलिए व्यवस्था वो वंशानुगत होती चली गई और वंशानुगत कुछ ऐसी हुई कि कुछ परिवारों के ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि उन परिवारों में जज ही पैदा होते हैं, पैदा होते ही ऑनरेबल जस्टिस फला 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 पैदा हो गए, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन एक प्रक्रिया तो पूरी करनी पड़ती। तो कोलेजियम जो है वो पिता ने बेटे को, बेटे ने पिता को और उनके पिता ने इनके पिता को, ऐसे बहुत सारे इल्ज़ाम लोगों के लगते हैं। सौरभ कृपाल उनका एक जीता जाता इलस्ट्रेशन है। अब केंद्र के जो 5 जजों की बात जहां पर आई थी, 5 जजों का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार से कहा था कि 5 जज सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी खाली, उनको फिल करो। अटॉर्नी जनरल ने भी कहा था कि हम बहुत जल्दी फिल करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार ने मान लिया और 5 सुप्रीम कोर्ट को नए जज मिल गए। लेकिन सवाल एक नया पैदा हो गया और वो सवाल ये था कि राज्यों से जो एडवोकेट एलिवेट करे जा रहे थे उसमें एक समस्या आ रही थी। उनमें बहुत बड़ी संख्या में केंद्र सरकार फाइलों पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। मद्रास के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने जो कॉलेजियम की रिकमेंडेशन थी उसको मान लिया। अब उसको मानने में कई जजेस, जिसमें कि विक्टोरिया गौरी भी शामिल थी। अब विक्टोरिया गौरी शामिल थी, एलिवेशन यानी कि राज्य के एलिवेशन हाईकोर्ट के एलिवेशन ने किया होगा, हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने किया होगा, हाईकोर्ट के कॉलेजियम के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आया होगा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उनके केसेस को पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा, या जो भी है रिसर्च एनालिटिकल विंग में देखा होगा। उसके बाद वो केंद्र को भेजा होगा, केंद्र ने उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट चेक किया होगा या कैरेक्टर चेक किया होगा और उसके बाद उनका वारंट हुआ। वारंट से मतलब उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होगी, केवल शपथ लेना बाकी रहा होगा। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी संख्या में लोगों ने पिटीशन डाल दी। मैं, राजू रामचंद्रन साहब और कई एक ऐसे एडवोकेट जो बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गौरी को लेकर पिटीशन डाली और ये कहा कि साहब अर्जेंट हियरिंग कर लो। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा अगले सोमवार को करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा साहब अगले सोमवार तक शपथ हो जाएगी और फिर बड़ा समस्या हो जाएगी, इसलिए गौरी के मामले को तुरंत सुन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तुरंत एग्री भी हो गए कि चलो भाई कल सुन लेते हैं, यानी कि कल थर्सडे को मंगल को सुन लेते हैं। और एलिगेशन क्या लगे? पहले तो मद्रास हाई कोर्ट के 21 एडवोकेट्स ने एक चिट्ठी लिखी द्रौपदी मुर्मू जी के पास, यानी कि राष्ट्रपति जी को, और ये कहा कि भाई ये जो विक्टोरिया गौरी हैं इनका नाम एलिवेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। अब देखिए, केंद्र सरकार की मद्रास में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का मतलब बिल्कुल साफ है कि वो कोर्ट को अच्छा रिप्रेजेंट कर रही होंगी, तभी सॉलिसिटर जनरल बनाया जाता है। तो वो सॉलिसिटर जनरल है, वहाँ अच्छी दायित्व पर हैं, कोर्ट भी केस कर रहे हैं। अब इससे पहले एक एलिगेशन जो लगाया गया वो एलिगेशन ये है कि एल विक्टोरिया गौरी, 2003 में 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 2003 में
भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा या महिला विंग है, महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा की कार्यकर्ता रही है, इसलिए उनका एलिवेशन नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि पहले भी कई एक जजेस ऐसे रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों में मिनिस्टर थे, मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिस्टर थे और मिनिस्टर हाईकोर्ट के जज हो गए। कांग्रेस का समय हुआ करता था, मंत्रियों को हाईकोर्ट का जज बना दिया जाता था। जम्मू कश्मीर में जो जितने भी जजेस अपॉइंट होते थे उनका लीगल प्रैक्टिशनर होना ज़रूरी नहीं था। वो अगर पॉलिटिकल पार्टी के कोई कार्यकर्ता हुआ करते थे और लॉ की फील्ड में कोई भी काम उनके पास हुआ करता था तो जम्मू कश्मीर की सरकार उनका नाम प्रमोट करती थी, केंद्र सरकार उनका अप्रूवल देती थी और जजेस का अपॉइंटमेंट हो जाता था। एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जो पार्टीशन के समय पर लाहौर हाईकोर्ट के जज हुआ करते थे और वो बाद में मेहरचंद महाजन साहब की मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेहरचंद महाजन साहब उसके बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बनने पर जो विलय अधिमिलन हुआ 370 के माध्यम से, 370 से पहले, तो वो अधिमिलन के समय पर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन हुआ करते थे। मेहरचंद महाजन ने जब ये प्रक्रिया पूरी करी तो उनका फिर एलिवेशन हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हुए। मेहरचंद महाजन बहुत बड़ा नाम है। ऐसे दर्जनों मैटर हमारे देश में इलस्ट्रेशन है जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर, पॉलिटिकल पार्टी के प्रधानमंत्री यानी कि जो राज्य के मुख्यमंत्री आज होते हैं, उनको हाई कोर्ट का जज बनाकर सुप्रीम कोर्ट तक लाया गया। लेकिन लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने इस समय कहा वो ये कहा कि साहब इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट इनके ऐसे हैं जिस समय ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी या महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हुआ करती थी, उस समय ईसाई और मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दिए। अब ईसाई और मुसलमान जो कन्वर्जन पर विलिप्त होगा उसके खिलाफ स्टेटमेंट देना स्वाभाविक है। जो ज़बरदस्ती के लाउड स्पीकर बजा रहा होगा, आतंकवाद में इन्वॉल्व हो जाएगा या इस तरह की गतिविधियों में जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ सामान्य जन का स्टेटमेंट होना स्वाभाविक है। अब इनकी चिंता ये हैं कि जब इनके मुस्लिम ब्रदर्स के या ईसाइयों के प्रति जो स्टेटमेंट देती आई हैं गौरी, वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दूसरा क्या है कि वो बड़ा सा तिलक लगाती हैं, मांग भरती हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय भी बड़ा सा तिलक लगा कर जाती हैं। अपने जो उनका मजहब है, जो उनका रिलीजन है, जो उनकी प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को वो छुपाती नहीं। अब मुस्लिम होते हैं तो वो तो टोपी लगा के मेरे कोर्ट चले जाते हैं। साहब कौन कौन से बाने पहन के कोर्ट नहीं जाते, लेकिन फिर वो जज हो जाते हैं। ये मामले में गौरी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की वोटर थी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी और वो जो देश में हो रहा अत्याचार या जो गलत डायरेक्शन में देश का जो माहौल चल रहा है उस पर उनके बयान आए हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए लोग उनके खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जिन्होंने अपने राज्य की कोलेजियम की रिकमेंडेशन पर खुद की कोलेजियम ने रिकमेंड किया, पूरा इन्वेस्टिगेशन किया ही होगा। भाई मैं तो ये मानकर चलता हूँ ना कि कोलेजियम ने वंशवाद नहीं पनप रहा है, कोलेजियम वंशवाद पर बात नहीं कर रही होगी, लेकिन जो भी नाम आते हैं उनका बैकग्राउंड तो चेक कर ही रही होगी। अब उनका बैकग्राउंड अगर चेक कर रही है कोलेजियम, राज्य की कोलेजियम ही, मतलब हाई कोर्ट की कोलेजियम, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम, उसके बाद केंद्र सरकार के सर्टिफिकेट, सब कुछ सारी प्रक्रिया होने के बाद अब उस नाम को चैलेंज करना और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसकी सुनवाई करना, ये बड़ा अजीबोगरीब टाइप का लगता है। क्या आज से पहले किसी कोलेजियम के द्वारा रिकमेंडेशन करने के बाद केंद्र सरकार ने कोई नाम फाइनल कर दिया हो, उसको कभी चैलेंज किया गया है और इतनी अर्जेंट हियरिंग में कभी सुना गया है? भाई हम वैसे भी जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं तो वो प्रोबेशन बेसिस पर करते हैं, परमानेंट तो करते नहीं। और परमानेंट हम 1.5 साल 2 साल, कभी 1 साल, कभी 2 साल बाद ही करते हैं क्योंकि उनके जजमेंट्स को पहले परखा जाता है। वो जजमेंट बार बार सुप्रीम कोर्ट आते हैं, उसके बाद उनकी गतिविधियों को देखा जाता है, उनके द्वारा किए गए निर्णयों को देखा जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे सामने अभी नागपुर हाई कोर्ट का आया था जिसमें वो
स्किन टू स्किन टच वाला जजमेंट आ गया था कि महिला जज के द्वारा। स्किन टू स्किन मतलब वो रेप नहीं मानती थी, वो छेड़छाड़ नहीं मानती थी। अगर स्किन से स्किन टच नहीं किया और कपड़े पहनकर किसी ने प्रयास किया तो वो उसको अटेम्प्ट टू रेप की या रेप की कैटेगरी में नहीं मानती थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनके एलिवेशन को परमानेंट नहीं किया और वो अपने घर चली गई। ऐसे जजमेंटों में जो बात निकल कर आए वो बात तो समझ में आती है, लेकिन पब्लिक में मैं स्टेटमेंट रोज़ ही 2 स्टेटमेंट रोज़ देता हूँ। अपने प्रैक्टिस के, अपने इंस्टीट्यूट के, जो मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं बाकी गतिविधियाँ करता हूँ, समाज का काम करता हूँ, सोशल काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, उन सब से समय निकाल कर किसी न किसी प्रकार से 2 विषय में रोज़ देता हूँ देश को। वो जो 2 विषय रोज़ जाते हैं उनमें बहुत बार फैक्ट जो सामने आते हैं उनको लेकर स्टेटमेंट देते हैं। तो क्या मुझे इनएलिजिबल साबित कर देंगे या सिद्ध कर देंगे? तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा माहौल चल रहा है हमारे देश में, ये माहौल थोड़ा ख़तरनाक टाइप का है। अब तो पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना, पॉलिटिकल पार्टी के लिए खड़े होना, उस पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। और ये पिटीशन जो गई है सुप्रीम कोर्ट में वो उसी का घोतक है। मुझे लगता है जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। उसका कारण है कि कॉलेजियम क्यों नहीं व्यवस्था को ठीक करती, कॉलेजियम क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल व्यवस्था को लागू करती। प्रश्न चिन्ह लगता ही है और प्रश्न चिन्ह लग भी रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि जो लिस्ट आई होगी केंद्र सरकार कैसे माने, उसके लिए एल गौरी का जो नाम था उसके साथ सारे नाम अप्रूव्ड हो गए और जो और नाम अप्रूव्ड हो गए उनके अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। लेकिन इनके नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दो और फिर इनको बैकडोर पर भेज दो, बैकडोर पर हटा दो। ये भी संभव है कि इसके पीछे ये चाल हो। मेरा मानना है ऐसी कोई बात ठीक नहीं होगी ये कि पहले से प्री प्लान्ड है, क्योंकि कॉलेजियम चाहती तो पहले ही नाम उनको रोक सकती थी। राज्य की कॉलेजियम भी रोक सकती थी, केंद्र की कॉलेजियम मतलब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम रोक सकती थी, केंद्र सरकार रोक सकती थी, और जो इन्वेस्टिगेशन एलआईयू वगैरह की रहती है, आईबी की इन्वेस्टिगेशन आती है, वो लोग रोक सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये सिर्फ इतनी सी बात सामने आ रही है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की सदस्य क्यों हो गई, वो मुसलमानों के खिलाफ क्यों स्टेटमेंट दे बैठी, वो क्यों स्टेटमेंट दे बैठी क्रिश्चियंस के खिलाफ, देश में कन्वर्जन के खिलाफ क्यों खड़ी हो रही हैं, कन्वर्जन के खिलाफ क्यों स्टेटमेंट दे रही हैं। ये सब कुछ मुझे लगता है चिंता करने की बातें हैं जो हमारे देश के लोगों को तथाकथित सेकुलरिस्टों को समझ में नहीं आ रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।